मैंने जब 10th क्लास का एग्जाम दिया था, हाँ तो 10th क्लास का एग्जाम दिया था तो मेरे साथ में एक 50 या 60 अप्रोक्स बंदा होगा एज का, अच्छा। कि जिसने एग्जाम दिया था 10th क्लास। अरे वाह। तो मैंने उनसे एग्जाम खत्म होने के बाद में उनसे पूछा कि अंकल आपको क्या जरूरत है इस टाइम 10th क्लास का एग्जाम देने के लिए। तो उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि बेटा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ लूं, आगे कुछ कर लूं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने 10th में एडमिशन ले लिया और मैं इस टाइम एग्जाम देने के लिए आया। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। वहाँ पे वो जो बच्चे हैं उनको जरूरत है बेसिक की, तो हम उनको बेसिक ही करा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो शायद ऐसे बैकग्राउंड से आते हाँ। हैं जब उनको इतना अभी के लिए उनको तो बेसिक नॉलेज ही दी जाए ताकि वो कम से कम कमाने योग्य तो बने। एक्चुअली वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बच्चे ऐसे हो कि उनको स्कूल के बारे में नहीं पता है, स्कूल देखा ही नहीं है उन लोगों बिल्कुल ने। बिल्कुल तो उनको पता भी नहीं है, तो उनको सबसे ज्यादा नीड है कि वहाँ पे बेसिक ही कराया जाए। बिल्कुल बेसिक हम अपने पास से उनको कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि हम नॉर्मल स्कूल्स में देखते हैं ना कि वो कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि बच्चे खुश रहें क्लास में, क्योंकि ये बच्चे तो आए भी ऐसे बैकग्राउंड से हुए हैं जहाँ पे शायद इनको घर से बड़ी मुश्किलों से निकलना पड़ता होता है कि वहाँ पे घर वाले कहते हैं कि तू कमाने जाओ और हमारे काम में हाथ बटा। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं कि वो खुश भी रहे, स्कूल आते भी रहे? एक्चुअली क्या है ना, Hello all, welcome to our podcast, a podcast where we try to dive into the minds of extraordinary people who have either broken barriers, shaped industries, or those who can inspire billions. Today we have with us Sonu, who is an official teacher in Apne Lok Foundation NGO. Along with that, he provides coaching classes to students from class 3 to 10 on computer application. So you can see that he is managing both the responsibility towards the society, along with that to manage his responsibility towards his family. He is giving coaching classes. So this podcast will be an inspiration for everybody and each one of us who is just concentrated on their family responsibility and is forgetting their responsibility towards the society as well. Please listen to the podcast and hang on to hear the story of Sonu, of how did he decided to reach NGO and conduct teaching classes for those who are actually in need. सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम सोनू वर्मा है। मैं माई क्वालिफिकेशन इज एमए है। तो एक्चुअली मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे हम गरीब जो बच्चे होते हैं उनको हम एजुकेशन देते हैं और साथ में एक कोचिंग भी चला रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, आप समाज के प्रति भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभा रहे हैं और जो घर की तरफ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं उसके लिए आप कोचिंग क्लासेस भी दे रहे हैं। सर बहुत बढ़िया। सर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आपके जो इंट्रोडक्शन दिया, आपका रेफरेंस दिया, वो उमेश सर ने दिया जो कि अपने लोग के फाउंडर हैं। आप बताइए कि आप कैसे उनसे मिले, क्योंकि शायद मुझे भी नहीं पता कि मेरे आसपास कोई एनजीओ है भी या नहीं। तो शायद आपको इस एनजीओ के बारे में किसने बताया कि आप वहां जाके एक टीचर बन पाएंगे? एक्चुअली मैम, मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ तो उसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि मेरे आसपास में कोई एनजीओ चल रही है। जी जी। तो जैसे मैं कोचिंग भी रन करता हूँ जी। तो वहाँ पे कोचिंग पे मेरे पास में जानने वाली थी मैम। तो वो मेरे पास में आई, कुछ काम से आई थी। तो हम आपस में बातें करने लगे तो उन्होंने मुझे एनजीओ के बारे में बताया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार जाके विजिट कर लेता हूँ। तो दूसरे दिन फिर मैं वहाँ पे जाके विजिट किया, उन लोगों से मिला। तो वहाँ पे देखा कि मतलब जो गरीब जो बच्चे होते हैं वहाँ पे वो उन लोगों को वो एजुकेशन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने भी देखा, तो मुझे भी वहाँ पे बहुत देख करके भावुक हुआ। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं अपना यहाँ पे समय दूँ बच्चों के लिए तो शायद मेरे समय देने से तो शायद बच्चों को कुछ शिक्षा मिले। तो मैंने वहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया मैम। बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आप क्या क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे? एक्चुअली मैम वहाँ पे हम जो बेसिकली सब्जेक्ट है मैथ इंग्लिश ग्रामर होगी, मैथ हो गया, व्याकरण होगी और जीके हो गया। हम इस तरीके के सब्जेक्ट कराते हैं। वहाँ पे वो जो बच्चे हैं उनको जरूरत है बेसिक की, तो हम उनको बेसिक ही करा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो शायद ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जब उनको इतना अभी के लिए उनको तो बेसिक नॉलेज ही दी जाए ताकि वो कम से कम कमाने योग्य तो बने। एक्चुअली वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बच्चे ऐसे हो कि उनको स्कूल के बारे में नहीं पता है, स्कूल देखा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल तो उनको पता भी नहीं है, तो उनको सबसे ज्यादा नीड है कि वहाँ पे बेसिक ही कराया जाए। बिल्कुल बेसिक हम अपने पास से उनको कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि हम नॉर्मल स्कूल्स में देखते हैं ना कि वो कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि बच्चे खुश रहें क्लास में, क्योंकि ये बच्चे तो आए भी ऐसे बैकग्राउंड से हुए हैं जहाँ पे शायद इनको घर से बड़ी मुश्किलों से निकलना पड़ता होता है, कि वहाँ पे घर वाले कहते हैं कि तू कमाने जा और हमारे काम में हाथ बटा। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं कि वो खुश भी रहे, स्कूल आते भी रहे? एक्चुअली क्या है ना मैम, हम वहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं। तो हम बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं, जैसे फैमिली होती है अपने फैमिली की तरह बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं, और उनको खेल कूद के साथ साथ में उनको फिर पढ़ाई भी अपना हम कराते हैं, बहुत बढ़िया। ताकि बच्चे खुश रहे। एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटीज वगैरह हम कराते हैं ताकि बच्चे खुश रहे, वो दूसरा दिन फिर पसंद भी करे कि हम स्कूल में जाएंगे, हमें अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस तरीके से वहाँ पे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे? वहाँ पे 3 से 4 घंटा मेरा पर डे का हो जाता है। पर डे का हो जाता है। तो इसके ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो ये पॉडकास्ट देखा, शायद मैं भी आपको सुन रही तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जाके कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो ये आपको वॉलंटरीली बेसिकली पार्टिसिपेशन है, इसके बदले में आप कुछ लेते थोड़ा होंगे? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। और आप पे ऐसे कितने और टीचर्स हैं वहाँ पे? वहाँ पे 2 टीचर है एक्चुअली, मैं और मेरी वाइफ। अच्छा। दोनों ही वहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कितनी एक्चुअली पढ़ाई मैंने की गया हुई? था जब तो मैं अकेला ही था, लेकिन मैंने वाइफ को बताया अच्छा। तो वाइफ भी बोलने लगी "नो, ठीक है मैं भी एक बार जाके देखती हूँ"। जी जी जी। तो हाउस वाइफ है, अच्छा। तो मैं उनको दूसरे दिन ले गया तो उनको भी लगा कि चलो मैं भी आपके साथ में आऊंगी, तो उन्होंने भी आना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत हम दोनों बढ़िया। ने स्टार्ट कर दिया। बहुत तो बढ़िया। तभी से फिर हम दोनों ही देखते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप दोनों वहाँ के अब हेड बन गए हाँ, हैं? हम दोनों ही अच्छा देखते हैं अच्छा। वहाँ पे। बहुत बढ़िया। बहुत, कितने बच्चे हैं वहाँ पे? हमारे पास में मैम 50 से 70 बच्चे हैं हमारे तो पास। आप दोनों 50 to 70 बच्चों को पढ़ाते हैं मिलके? बहुत बढ़िया सर। चलो, और आपकी जो जो मिसेज हैं वो भी कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं? यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो भी? एक्चुअली मैं बड़े बच्चों को देखता हूँ, अच्छा। और वो छोटे बच्चों को जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के अच्छा बच्चे जो अच्छा। होते हैं छोटे छोटे, वो जी उनको जी। देखते हैं। अच्छा। मैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सर आप ये बताइए कि रोजमर्रा में कोई चैलेंजेस आते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए? कुछ भी, जैसे परिवार का सपोर्ट ना होना, या गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होना, या आसपास के लोगों का सपोर्ट ना होना, कुछ भी कोई चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस आते हैं, बट अब मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने देखा था वहाँ पे बच्चे को अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। वो मतलब एक भी वर्ड पढ़ नहीं पाता था वो। तो हमने जैसे वहाँ पे 2-3 दिन मैंने स्टार्ट किया, बच्चों के साथ में थोड़ा मेहनत की, तो मैंने कहीं देखा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में बच्चा एक पूरा वाक्य पढ़ रहा है और लिख भी रहा है। तो मुझे भी खुशी हुई, बच्चे के चेहरे पे भी मुस्कान देखी मैंने कि हमारे कुछ मेहनत करने से बच्चा आगे बढ़ रहा है, कुछ कर रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, वैसे परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है इन बच्चों को? हाँ, अच्छा, वो भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे चाहते आगे? कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब वो नहीं भी चाहते, बट उनको हम फोन करके बोलते हैं। अच्छा। उनको बोलते हैं, बुलाते भी है, स्कूल में बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को घर में ना बैठाए, उनको स्कूल में भेजे। अच्छा। क्योंकि अभी सरकार का भी कहना ये है, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फिर बच्चों को बैठने नहीं देते, पेरेंट्स को फोन करके बोलते हैं पर्सनली कि आप अपने बच्चे को भेजो पढ़ाने के लिए। तो पेरेंट्स भेज देते हैं, बच्चों को आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अभी मेरी उमेश सर से बात हो रही थी तो हमने कहीं ना कहीं इस बात पे भी उन्होंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अभी तक अपने लोग जो है फाउंडेशन आप लोगों का, इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला। नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये जान के, जैसे उन्होंने, आप बुरा मत मानना, कि उन्होंने ये मुझे बताया कि जैसे आप एक विकलांग है, और उन्होंने ये भी एक सपोर्ट करने का ही एक वो है कि जैसे आपको तो चलो पहले से एक साधन था आपके पास कमाने का, पर और भी उन्होंने ऐसे लोगों को साधन दिया है जिससे वो कमा सके। और कहीं ना कहीं आपने बताया 50 to 70, वो कह रहे हैं कि दूसरी ब्रांच में कुल मिलाकर 300 बच्चे अब आपके पास पढ़ रहे हैं। इतने बच्चे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन से 126 वाली जो ब्रांच है उसको मैं ही देखता हूँ वहाँ पे। ठीक है। और इनका एक 63 में भी चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो आप लोग 300 बच्चों की जिंदगियां बदल रहे हैं, आगे पता नहीं कितनों की और बदलेंगे। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अब तक गवर्नमेंट ने ऐसे फाउंडेशन को क्यों नहीं सपोर्ट किया होगा? मैम एक्चुअली इन्होंने एनजीओ वालों ने भी बहुत मेहनत किया था इस चीज़ के लिए कि सपोर्ट मिले, तो बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विजिटर्स हमारे पास में तो हम यही कहना चाहते हैं, अगर कोई सपोर्ट करना भी चाहे, एज ए वॉलेंटियर बन के बच्चों को पढ़ाए आके, कोई भी
फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं लोग वहाँ पे। हाँ, तो बेसिकली इंडिविजुअल सपोर्टर्स ही हाँ, हैं आप, individual सपोर्टर्स ही हैं आपके पास, गवर्नमेंट का अभी नहीं। तक कोई सपोर्ट नहीं है। चलो सर, अगर मैं कुछ और जानना चाहूँ, कोई आपकी, मैंने उनसे भी एक कहानी पूछी थी, आपकी कोई कहानी जैसे आपने किसी बच्चे को पढ़ाया हो, जैसे उन्होंने बताया कि एक कोई अंधा बच्चा था, उस एक आंख नहीं थी उसकी, और आज वो साइकिल भी चला रहा है, पढ़ भी रहा है, और वो कह रहा है मैंने आगे जाके टीचर बनना है। आपके पास ये कोई ऐसी कहानी है बताने को? एक्चुअली वो मेरे ब्रांच में ही है वो बच्चा, अच्छा। जिसका उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो बच्चा वो बहुत एक्टिव है। अच्छा। हाँ, तो पढ़ने के लिए भी उत्सुक है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। हाँ। और इतना आईक्यू इतना तेज है ना उसका, कि मतलब उसको जरूरत ही नहीं है किसी की सपोर्ट की। वो खुद स्कूल से घर जाता है, घर से स्कूल आता है, अच्छा। और उसको हम जो भी कुछ कराते हैं तो उसको तुरंत कवर कर लेता है वो। अच्छा, अरे वाह। तो ऐसा कोई और बच्चा, कोई और कहानी हमारे साथ शेयर करें आप? नहीं, हम फिलहाल तो अभी ऐसा कोई नहीं है, बट हम जैसे बच्चों के साथ में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो बच्चे करते हैं। अच्छा। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। सर, जैसे मैं अब तक समझ पाई कि आप उनको पढ़ाते हैं, पर उन बच्चों से भी क्या आपको कुछ सीखने को मिलता है? हाँ मैम, जरूर सीखने के लिए मिलता है। एक्चुअली मुझे सीखने के लिए ये मिला बच्चों से कि कहीं ना कहीं हमें खुश रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में देखा कि जिनके घरों में बच्चों पढ़ रहे हैं उनको सब चीज़ें मिल रही है, बिल्कुल। और ये जो बच्चे हैं इनको ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे भी देखा है कि ये बच्चे यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेंसिल से ही पढ़ रहे हैं, और जो बड़े घरों के जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, वो तब भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो ये खुश रहते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि मतलब मेरे पास में जो बच्चे आते पढ़ने के लिए, उसमें से एक बच्चे की मदर है, तो वो भी मेरे पास में कुछ दिन पढ़ने के लिए आई। तो मुझे उसको भी देख के कुछ सीखने के मिला कि पढ़ने की कोई सीमा भी नहीं होती है, बिल्कुल कि कभी भी बंदा एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम सच में यही देखते हैं आजकल की सोसाइटी में कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी उनकी जो बॉन्ड्स हैं वो खत्म नहीं होती। वो अपने माँ बाप से जिद ही करते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी अब इन चाहिए। लोगों का क्या, इनको थोड़ा मिल जाए वो उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, उसी में खुश रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में बच्चों को इतनी फैसिलिटीज मिली हुई है, बड़े बड़े घर के बच्चों को, वो तब नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल और इन बच्चों को इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल। ये उत्सुक है पढ़ने के लिए कि हम पढ़ लेंगे। देखो, उनकी उनकी मदर पढ़ने आ गई तो मतलब हमें ये भी पता चलेगा कि पढ़ने की कोई एज नहीं है। नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जब आप, चलो एज का मैं भी बता दूं, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने जब 10th क्लास का एग्जाम दिया था, हाँ, तो 10th क्लास का एग्जाम दिया था, तो मेरे साथ में एक 50 या 60 अप्रोक्स बंदा होगा एज का, अच्छा। जिसने एग्जाम दिया था 10th क्लास। अरे वाह। तो मैंने उनसे एग्जाम खत्म होने के बाद में उनसे पूछा कि अंकल आपको क्या जरूरत है इस टाइम 10th क्लास का एग्जाम देने के लिए? तो उन्होंने भी मेरे से यही बोला कि बेटा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ लूँ, आगे कुछ कर लूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने 10th में एडमिशन ले लिया और मैं इस टाइम एग्जाम देने के लिए आया। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। पढ़ने की या कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर मुझे, बच्चे में टैलेंट है तो वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। अब वो करना ही नहीं चाहता तो उसको तो टीचर भी जबरदस्ती नहीं करा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब टीचर के पास में कुछ दवाई भी नहीं है कि उसको घोट के पिला दे बिल्कुल, और वो इंटेलिजेंट हो जाए। बिल्कुल मेरे पास में कुछ पेरेंट्स भी आते हैं, मेरा जो कोचिंग है वहाँ पे कहते हैं पेरेंट्स मेरे से कि सर हमारे बच्चा पढ़ना चाहिए, हाँ 1 महीने में हमें रिजल्ट चाहिए। तो उससे मैं ये कहता, तुम गारंटी लेते हैं मेरे से? अच्छा अच्छा। तो गारंटी मैं मना करता हूँ, गारंटी मैं किसी की नहीं लूंगा। गारंटी कैसे ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बच्चे का आईक्यू देखेंगे, मतलब कितना है उसमें, माइंड कितना है कितना नहीं है, कर सकता है नहीं कर सकता, तो पहले तो हमें वही देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पेरेंट्स से बोलते हैं हम गारंटी ले सकते हैं, पढ़ा दे, और पेरेंट्स आके 1 महीने के बाद में हमारे सर पे चढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कहेगा आपने गारंटी ली और बच्चा हमारा कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। तो बच्चे का माइंड भी देखा जाता है, बच्चा कवर कर सकता है नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक टीचर तो एक सपोर्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। और कहीं ना कहीं हमने ये बात अभी डिस्कस करी कि वहाँ उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाओ तो बच्चे खुद बहुत उत्सुक हैं पढ़ने को, जैसे आपने कहा, क्योंकि उनको एक माध्यम मिल गया आपके फाउंडेशन के जरिए, आपके स्कूल के जरिए, कि भैया कैसे वो फ्री में पढ़ सकते हैं। और आपकी जो टैगलाइन है आपके फाउंडेशन की वो भी बहुत सुंदर है, फ्रॉम स्ट्रीट टू स्कूल। जो स्ट्रीट से बच्चों को आपने उठा के स्कूल तक पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया सर। सर आप ना जितना भी आपने मुझे अभी तक बताया
इसको मद्देनजर रख के आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर आपके पास 50 बच्चे हैं, हम ये जो प्राइवेट स्कूल के टीचर है ना उनसे भी ये बात करते हैं कि आजकल कहते हैं कि हर बच्चे की नीड अलग है पढ़ने की, जैसे हर बच्चे का लेवल अलग है पढ़ने का, कि कोई बच्चा है, जैसे अभी आपने IQ की बात करी, तो इन बच्चों में अगर हम देखा जाए, जो आपके पास बच्चे आते हैं, जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं, क्या हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है पढ़ाने का? तो आप हर बच्चे की जो लर्निंग नीड है उसको कैसे पूरा करते हैं? क्या एक ही आपका तरीका होता है पढ़ाने का, या हर बच्चे को पढ़ाने का अलग तरीका होता है? एक्चुअली मैम सभी बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका नहीं होता है। हाँ। कोई बच्चा किस तरीके से कवर कर सकता है, कोई किस तरीके से कवर कर सकता है, तो उस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, तो उस तरीके से उसको कराते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ तरीके बताएं। जिस तरीके जैसे अब बहुत से बच्चे होते हैं कि हम बोर्ड पे उसको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने से वो कवर कर लेते हैं। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते, हाँ। तो उनको हम क्या करते हैं, अपने पास में बुलाते हैं, पास में बुला के उनको अपना पर्सनली उनको समझाते हैं, तो वो शायद समझ लेता है फिर वो। अच्छा, ठीक है। तो ये सब कुछ 3-4 घंटे में आप सारे बच्चों को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया होगा आपने बच्चों को? हाँ, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया। तो आपके वहाँ पे भी ऐसे है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? हाँ, नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक के बच्चे अलग किए हुए हैं, और फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चे वो अलग किए हुए हैं। वो अलग किए हुए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो छोटे बच्चों को आपकी मैम वो मिसेस पढ़ा लेती है, बाकी बच्चों को आप पढ़ा लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर एक लास्ट मैसेज दे दीजिए हमारे बच्चों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या जो कोई टीचर्स हैं उनके लिए, जैसे आपने अपने शेड्यूल में से कुछ घंटे निकाल के अब पढ़ाना शुरू किया, क्या पता इस पॉडकास्ट के जरिए कोई टीचर थोड़ी सी परसुएड हो जाए, थोड़ी सी मोटिवेट हो जाए कि मैं भी अपने दिन के कुछ घंटे NGO में जाके बच्चों को पढ़ाऊंगी, और मैं भी कोशिश करूंगी कि देश बदले। मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली, देखो जब हमने कहीं पढ़ाई की है तो हम अपनी पढ़ाई को यूज करें कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ समय देने के साथ में हमारे दूसरे बच्चे का फ्यूचर चेंज हो। बिल्कुल। तो मैं भी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर वो करना चाहे तो NGO में आके अपना ज्वाइन करें NGO को, तो वो ऐसे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ। चलो, थैंक यू सर, आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ बुला के, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। While we all know that NGOs play a very important role in the Indian education system, they are designed in order to impart education to those who are actually in need and don't have the resources to fulfill their learning needs. But we sit in our comfortable houses while neglecting those who need us. People like Sonu, who are not maybe that educated or who don't have much resources, are still trying to contribute towards the education level for those who are on streets and need somebody to teach them at least the basics of living and to survive nicely in society. I think this podcast was a mirror to every one of us, that we should do at least something. A very beautiful thing was said by Umesh and Sonu both. They both said कि अगर आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ एक घंटे निकाल लीजिए NGO के लिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप उन बच्चों को जो आपको स्ट्रीट्स पे दिखते हैं उनको पढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उनको इन NGOs के पास ले जाइए, ताकि वो भी इस समाज में आगे बढ़ सके और इस पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकल सके। मुझे आशा है कि आपको दोनों ही पॉडकास्ट जो हमने NGO पे किए आपको अच्छे लगे होंगे, और आप जो बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको रियलाइज हुआ होगा that they have been blessed with everything that God could have given them. And तब भी अगर आपके माँ बाप को आपको परसुएट करना पड़े कि आप पढ़ लीजिए, तो आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, because there is a section of the society जो कि तरस रहा है इस पढ़ाई को. So please concentrate on your studies. Also do something for the society ताकि we can see an overall development of the society. Thank you so much.